हेलो एवरीवन। आज हम लोग काइनेमेटिक्स 2D स्टार्ट करने वाले हैं और काइनेमेटिक्स 2D में हम लोग करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और बहुत सारे हम अलग टॉपिक्स भी करते हैं, फॉर एग्जांपल रिलेटिव मोशन इन 2D और वो हम देखेंगे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली कि कैसे करते हैं। बट फर्स्ट हम लोग काइनेमेटिक्स 2D स्टार्ट करने से पहले एक प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है काइनेमेटिक्स 2D को पढ़ने के लिए। देखो, पहले तो मैं एक्चुअल में इसको लिख देता हूँ, भाई हमें काइनेमेटिक्स 2D स्टार्ट करना है तो काइनेमेटिक्स ही, लेकिन अगर हम 2 डायमेंशन का काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। अब काइनेमेटिक्स 2D में सबसे बड़ी बात ये है कि भाई जो आप देखेंगे 2D में, अभी तक आप देखते आ रहे हैं 1D में क्या होता था। 1D में आपका जो वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो होती थी और जो एक्सेलरेशन होता था, या तो वो सेम डायरेक्शन में होते थे या फिर ऐसा हो जाता था कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में होते थे, बट होते थे सेम लाइन में ही, राइट। दे यूज्ड टू बी इन सेम लाइन ओनली। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 1D। बट अगर हम बात करते हैं 2D की, तो 2D में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगा और जो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा वो आपस में किसी एंगल पे होगा इनिशियली, राइट। जब आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को किसी एंगल पे रखोगे विच इज नॉट 0 और 180, या फिर ये कह सकते हैं थीटा जब आपका 0 से लेके 180 के डिग्री के बीच में होगा, तो हमारे पास जो ये एंगल बनता है, अगर ये इस टाइप का एंगल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अब हम काइनेमेटिक्स 2D करने वाले हैं। दिस इज काइनेमेटिक्स 2D, यानी 2 डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी इस मोशन को एनालाइज करने के लिए। अब ये आपको एक्स एंड वाई ड्रॉ करने पड़ेंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस में सॉल्व करके या फिर वाई एक्सिस में सॉल्व करके कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे टॉपिक को हम कैसे पढ़ सकते हैं। अब देखो, दिक्कत ये कि न्यूटन ने जो बनाए थे, जो रूल्स बनाए थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए थे और भी एक्स्ट्रा इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए थे, उसने सिर्फ 1D के लिए बनाए थे। 2D के लिए कोई इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास नहीं है जो डायरेक्टली 2D को सॉल्व करके दे दे। तो उसमें क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे, अर्ली फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरम बनाया जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, ये हमारे पास बताया गया। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। अब प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन ये कहता है सिंपल भाषा में कि जो हमारे पास एक्स, अगर आपने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेके रखी हुई है, तो इस डायरेक्शन का मोशन इस डायरेक्शन के मोशन से इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। यानी अगर मैं इसको एक्स बोल देता हूं और इसको वाई बोल देता हूं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, तो बेसिकली मोशन ऑफ एक्स, मोशन इन एक्स, ठीक है, विल नॉट इंटरफेयर विथ मोशन इन वाई, ठीक है। तो मोशन इन एक्स जो होगा वो वाई के मोशन के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेगा, राइट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। और इसी प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हैं चीजों को सॉल्व करने के लिए काइनेमेटिक्स 2D में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमें एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है, मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको इस तरह से बना के दे दिया है और मैंने बोला है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल को हमने इनिशियली एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी इस तरह से, राइट। ऐसे हमने वेलोसिटी दे दी और इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी दे रखी थी, 2 मीटर पर सेकंड दे दी थी। और साथ के साथ मैंने एक्सेलरेशन इसको दे दिया कि कांस्टेंट हमेशा एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाता है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका वाई डायरेक्शन में हमेशा रहेगा। ये हमें दिया हुआ है एक्स एंड वाई में। अब होता ये है कि भाई अगर ये हमारे पास एक्स और इस तरह से मैंने वाई बना के रखा हुआ है, तो अब इसमें हमें पूछा गया है कि भाई इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम में कितना उसका मोशन होने वाला है, या फिर एक गिवन टाइम में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब ऐसा है कि भाई ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये एक्स डायरेक्शन में है और ये जो एक्सेलरेशन है वो वाई डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। तो अगर हमें कोई भी मोशन दिया होता है तो हम एक्स के कंपोनेंट्स हटा के एक्स में अलग से सॉल्व करते हैं और वाई के कंपोनेंट्स हटा के वाई में अलग से सॉल्व करते हैं। हम इन दोनों को इंडिपेंडेंट मोशन ट्रीट करते हैं जो सिर्फ टाइम की वजह से बाउंड है, और इस तरह से हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे इसमें बोला गया है कि फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एट
t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। आपको बोल दिया कि भाई 4 सेकंड पे आप इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, पहले x को एनालिसिस करते हैं। तो x में मोशन अगर मैं एनालाइज करता हूं तो मुझे दिखेगा कि x में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी देके रखी है, 2 मीटर पर सेकंड देके रखी है, और यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये कांस्टेंट स्पीड से चलता चला जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इस डायरेक्शन में, तो आपका जो x होगा दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम। तो क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो आपको किसी भी t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कितना दे रखा है उन्होंने 4, तो हमारे पास सीधा कितना हो जाता है 8 मीटर। तो 8 मीटर का हमारे पास सीधा आ जाता है। उसके बाद अगर मैं y की बात करता हूं तो y में हमारे पास क्या होता है, y में अगर मैं एनालाइज करूंगा तो y में हमारे पास कोई भी स्पीड नहीं है। तो इनिशियल स्पीड आपको कितनी दे के रखी है, 0 दे रखी है, तो 0 मीटर पर सेकंड हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पर एक्सेलरेशन उन्होंने कितना दे रखा है इस डायरेक्शन में, विच इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्या होता है कि इस डायरेक्शन में हमें इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें बोला है कि भाई इसका हमें बताइए कि भाई y कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं, x की सारी चीजों को भूल जाओ, y में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन 3 है, तो हमें पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वाला फंडा लगेगा। तो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम लोग करने वाले हैं, लेकिन आपका इनिशियल स्पीड है नहीं, तो हाफ at स्क्वायर अगर करोगे तो हाफ टाइम्स ऑफ 3 इंटू टाइम का स्क्वायर। तो टाइम हमारे पास कितना दिया है, 4 का स्क्वायर, तो 16, 8 3 24, तो हमारे पास सीधा सीधा 24 आ जाता है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट फाइनली इसका बनता है वो 8,24 बनता है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो यहां कहीं पर आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं भाई 8,24 पे ये पहुंच चुका होगा। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें मोशन को एनालाइज कर रहे हैं x में, तो x में ये इतना ट्रेवल कर लिया होगा, और y के लिए हम बात करते हैं तो y में इतना ट्रेवल कर लिया होगा। तो हम फाइनल रिजल्ट को क्लब कर देते हैं साथ में, तो 8,24 पे पार्टिकल पहुंच गया होगा। तो मोशन लगभग कुछ इस तरह का हुआ होगा। वो हम बाद में देख लेंगे कि हम मोशन को कैसे एनालाइज करते हैं, पाथ कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। बट लगभग इस तरह का मोशन इसका हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें जब भी 2D में हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो हम लोग, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि x और y में तोड़ दो, x डायरेक्शन में जो मोशन है उसको अलग से सॉल्व करो, एंड y के डायरेक्शन में मोशन को अलग से सॉल्व करो, एंड देन आप फाइनल रिजल्ट को क्लब कर सकते हो x और y के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो गया। तो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं ताकि हमें ये थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए हमें ये कंसेप्ट आना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट नहीं आता तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है। नाउ अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे देता हूं, जैसे मैंने क्या बोला है कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें भी मैं x और y वाली फंडा देता हूं। देखो यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट के लिए मैंने ये लाइन बना दी, और y में हमने इस x ये हमारे पास है और y ऊपर है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर बॉल है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर रैंडम किसी डायरेक्शन में मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड से स्पीड दे दिया, और ये 37 डिग्री पे मैंने दिया है, और एक्सेलरेशन भी मैंने इसको दे दिया। एक्सेलरेशन मैंने कितने से दिया, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन दे दिया है, और हॉरिजॉन्टल से इसका जो एंगल है वो 53 डिग्री का है। इस तरह से मैंने देके रखा हुआ, ये चीजें मैंने आपको दे दी। अब क्या होता है कि इसको हमें सॉल्व करना है, इसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि फाइंड, आपको पहले बोला गया है कोऑर्डिनेट्स एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, ये बोला गया है। दूसरा v वेक्टर एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, यानी आपको वेलोसिटी भी पूछा गया है और आपको कोऑर्डिनेट्स भी पूछा गया है। तो देखो भाई, वेलोसिटी के लिए भी हम करेंगे। वेलोसिटी होता क्या है, हॉरिजॉन्टल vx i कैप प्लस vy j कैप है, तो उसमें भी आप इंडिविजुअली x का अलग से निकाल दो, y का अलग से निकाल दो, क्लब कर दो। और कोऑर्डिनेट्स के लिए भी आप क्या करो, x का अलग से निकाल दो, y का अलग से निकाल दो, बाद में क्लब कर दो। ठीक है, इसी तरह से हमें करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, यानी आपका x डायरेक्शन का मोशन और y डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते। तो देख लेते हैं भाई, पहले वेलोसिटीज को कंपोनेंट कर लिए जाए। तो अगर मैं वेलोसिटी को कंपोनेंट करना स्टार्ट कर देता हूं तो सबसे पहले इधर कितना आएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास होता है 15 cos 37, तो 15 cos 37 आप कर लो। तो 15 cos 37 ये हमारे पास वेलोसिटी होगी इधर, और ऊपर की तरफ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 15 sin 37 इधर वेलोसिटी हो जाएगी ऐसे। उसके बाद अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5 cos 53, और उसके बाद ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास बन जाता है 5 sin 53। तो ये हमारे पास इस तरह से सिनेरियो दिया हुआ है। तो भाई हम x की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो x एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो भाई हमारे पास वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ux लिख लो। तो ux हमारे पास क्या है, 15 cos
37 इज 15 इंटू 4/5, तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी वेलोसिटी थी। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन आप देख लो, x को 5 cos 53 इज गोइंग टू बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। वहीं अगर मैं y एक्सिस की बात करता हूं तो y एक्सिस में हमारे पास कितना हो जाएगा, uy कर लीजिए, तो uy हमारे पास कितना हो जाता है 15 sin 37 विच इज गोइंग टू बी 3/5 और 3 9, तो हमारे पास हो जाता है 9 मीटर पर सेकेंड। और वहीं पर अगर मैं ए वाई करता हूं तो ए वाई हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 5 साइन, दिस इज हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास आराम से हमने एक्स और वाई की चीजों को अलग अलग कर लिया है। और हम इनको देखते हैं कि भाई एक्स और वाई हम कैसे करना है। लेट्स सी, लेट्स सॉल्व इट। तो भाई हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स वाले काम ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेट निकालने वाली चीज, तो पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। भूल जाओ वाई में कुछ है, एक्स में हमें इनिशियल स्पीड 12 दे रखी है और एक्सेलरेशन 3 दे के रखी हुई है। तो हम लोग कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो ux इंटू टी हमारे पास कितना हो जाता है, विच इज 12, तो हमारे पास 12t प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ax विच इज 3t स्क्वायर, और टाइम हमारे पास इवेंचुअली कितना है, देखो यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं भाई यहाँ पर। तो टाइम हमारे पास कितना आ रहा है देख सकते हैं आप, तो हमारे पास हो जाएगा टाइम कितना 4, तो 12 इंटू 4 प्लस 3/2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाता है 12 4 जा 48 प्लस कितना हो जाता है 3/2 टाइम्स ऑफ 16, तो हो जाता है 48 प्लस 8 24। तो हमारे पास कितना हो जाएगा फाइनली देख लीजिए, 12 2 1 4 3 7, तो 472 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट एक्स में हो जाएगा। वाई की अगर मैं बात कर लेता हूं तो वाई हमारे पास वही होगा uy_t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, आप ऐसा कर सकते हो। तो uy_t हमारे पास कितना हो जाता है, uy हमारे पास देख लो 9 इंटू टी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ कितना 4 इंटू टी स्क्वायर, तो बेसिकली ये हो जाता है हमारे पास 9 इंटू टी कितना होता है 9 4 जा 36, 4 9 जा 36 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कितना 4 का स्क्वायर 16 32, तो 36 प्लस 32 हमारे पास कितना हो जाता है, दैट इज गोइंग टू बी 68 मीटर्स। तो इस तरह से आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। x, y हमारे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी कितना 72 मीटर्स 68 मीटर्स। आराम से इसको निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट चीज पूछी जा रही है, उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या बोल रखा है, सेकंड, देखो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया आराम से, सेकंड हमें बोला है वेलोसिटी निकालनी है 3 सेकंड्स के ऊपर। तो भाई ये हमने कर लिया, ये आप देख लो अच्छे से, समझ नहीं आता तो एक बार पॉज करके देख लीजिए, और मैं सेकंड को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ता हूं। अब देखो भाई सेकंड को कैसे सॉल्व करना है, इसको देख लीजिए। तो इसमें सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग पहले एक्स एक्सिस के अलोंग इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग सॉल्व करेंगे भाई, एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन है, इनिशियल स्पीड है, किसी डायरेक्शन में किसी भी इंस्टेंट पे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी कितनी होगी, ux प्लस ax इंटू टी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ux इज हाउ मच 12, तो 12 प्लस 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 इज 24, तो 24 मीटर पर सेकंड आ जाएगी 4 सेकंड्स पे। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ y एक्सिस की, तो y एक्सिस अगर हम बात करेंगे तो y एक्सिस इज vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो बेसिकली कितना हो जाता है, uy इज हाउ मच 9 प्लस 4 इंटू 3, कितना हो जाता है 12 प्लस 9 इज 21 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम मुझे वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना है तो भाई वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, x में जो वेलोसिटी है, क्योंकि अगर किसी भी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल अगर कहीं पर भी होगा तो उसकी x में कुछ कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का और y में होगा कुछ कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, फाइनल वेलोसिटी अगर लिखनी है तो दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट vxi कैप प्लस vyj कैप। तो वही हमें करना है, vxi कैप हमारे पास कितना है 24i कैप प्लस 21j कैप। तो इस तरह से आप आराम से वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन कैसे यूज करते हैं, और उसको जानना बहुत जरूरी है बिकॉज पूरा का पूरा काइनेमेटिक स्टडी जो है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर सॉल्व किया जाता है। हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। न्यूटन ने जो सॉल्व किया था या फिर जो जितने भी उसने थ्योरम्स या फिर जितने भी इक्वेशंस निकाले थे वो सारे के सारे काइनेमेटिक्स 1D के लिए निकाले थे। तो हम यहाँ थोड़ा जुगाड़ करते हैं, हम लोग 2D को 2 1D मोशन में कन्वर्ट करते हैं। वो दोनों 1D मोशन एक दूसरे के ऊपर मतलब इफेक्ट नहीं डालते और हम लोग उनको इंडिविजुअली सॉल्व करके उनके रिजल्ट को क्लब कर देते हैं साथ में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ जानने के लिए वो बोल सकते हैं कि मान लीजिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
तो आपको इन फाइनल कोऑर्डिनेट पता था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन कैसे यूज करते हैं, तो अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने लायक बन चुके हैं और हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं नया टॉपिक कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो भाई हमारी हेडिंग है सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सुनो मेरी बात, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है पहले तो हम समझ लेते हैं। देखो प्रोजेक्टाइल मतलब होता है कोई भी चीज अगर आपने फेंक दिया है और वो सिंपल अर्थ के इन्फ्लुएंस में यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सिंपल भाषा में कि एनी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी चीज है, ऑब्जेक्ट और मास और एनीथिंग, गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी, या नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, जीरो से भी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, एंड इट ओनली फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये अगर होता है तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, ठीक है। द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो भाई उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, और हमारे पास ये सिंपल डेफिनेशन आ गई। अच्छा, दूसरी बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ अजम्पशंस मानते हैं, ठीक है। हालांकि ये अजम्पशंस एक आइडियल प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए हैं, क्योंकि कभी कभी आईआईटी जो होता है, जो क्वेश्चंस देता है एडवांस में, उसमें वो इन अजम्पशंस को हटा देता है। जैसे हम पहला अजम्पशन ले रहे हैं कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, तो देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, मैंने आपको ऐसे बता दिया है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अब ऐसा है कि भाई एयर रेजिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं कि नहीं है, लेकिन काफी बार क्वेश्चन जो पूछता है, जैसे एडवांस 2025 में ही एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक पेपर 1 में आया था, जिसमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें एयर रेजिस्टेंस को लिया गया था अकाउंट में। तो क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा बहुत मैथ्स लगता है लेकिन सॉल्वेबल होता है। लेकिन स्टार्ट करते टाइम हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम एयर रेजिस्टेंस को नहीं ले रहे हैं। सेकंड, हमारे पास क्या है कि हमारे पास जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, तो जी इज कांस्टेंट। अब देखो क्या होता है कि ग्रेविटेशन जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनको भी पता है कि जी वेरीज विथ हाइट, बट हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हैं वो हम इतनी हाइट तक फेंक ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग प्रोजेक्टाइल, स्मॉल हाइट प्रोजेक्टाइल, सो हम लोग मान सकते हैं कि भाई जी हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज भी कम होगा, इसलिए हम कर्वेचर को अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वी डू नॉट टेक curvature of earth into account, curvature of earth into account, ठीक है। तो बेसिकली हमारे लिए फ्लैट अर्थ ही है, ठीक है। तो हम जितना प्रोजेक्टाइल देख रहे हैं, हम बोल हाई स्पीड वाले प्रोजेक्टाइल नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने मिसाइल को दाग दिया, तो मिसाइल तो इंटरकॉन्टिनेंटल अगर है या फिर अगर स्टेट टू स्टेट भी जा रही है तो भी उसके लिए कर्वेचर को अकाउंट में लेना पड़ेगा, बिकॉज कर्वेचर दिख जाता है आपका 20-30 किलोमीटर के आसपास। लेकिन हम जो ले रहे हैं उनमें इतना ज्यादा रेंज नहीं होगा, 1 किलोमीटर के अंदर के हैं, इसलिए क्या होता है कि इतने जोन में आपका जो अर्थ है उसका कर्वेचर दिखता नहीं है, ऑलमोस्ट अर्थ फ्लैट ही फील होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इन कुछ अजम्पशंस को ध्यान में दिया गया। मैंने ये बोला कि भाई इस अजम्पशन को कभी कभी हटाया भी जाता है और काफी बार ऐसे क्वेश्चंस दिए भी जाते हैं, ठीक है। तो भाई अजम्पशंस हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तीनों अजम्पशंस हटा देंगे, बट फिर प्रॉब्लम हो जाती है उसको सॉल्व कर पाना, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट सो इजीली, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे पास सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन।
प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहता है, सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह से हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ऐसे, ठीक है। अब इसमें मैंने एक प्लेन ले लिया है और मैंने क्या बोला कि हम बहुत सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। देखो प्रोजेक्टाइल बहुत तरह के होंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ क्या चूज कर रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला केस ले रहे हैं, ठीक है। अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होता है कि भाई हम लोग अच्छा ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब ये नहीं कि ग्राउंड से फेंका ग्राउंड पे कैच कर लिया, ये हमेशा नहीं होगा। ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब होता है आपने जिस हाइट से, यानी जिस लेवल से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है, आप उसी लेवल पे कलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो हो सकता है किसी हाइट से फेंका हो, लेकिन फिर आपको उसी हाइट पे प्रोजेक्टाइल को कैच भी करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल था, इस केस में मैं ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मैंने कुछ स्पीड लिया उसको इनिशियली, मान लीजिए यू स्पीड दे दिया और उसको मैंने किसी थीटा एंगल पे ले लिया है और मैंने उसको प्रोजेक्ट कर दिया। तो जब मैं उसको प्रोजेक्ट कर रहा था तो हमारे पास कुछ इस तरह का मोशन हमें देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। अगर आप सही से प्रोजेक्टाइल मोशन करोगे तो आपको इस तरह का एक पैराबोला देखने को मिलता है। अब इस पैराबोला के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लो कि भाई ऐसा है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमने ऐसे दी, इसको सही से बना देते हैं, ओके। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने इस तरह से इसको वेलोसिटी दे दी, इनिशियल स्पीड u, और आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके लिए हमारे पास कांस्टेंट है और g है, नीचे की तरफ हमेशा एक्ट करेगा, और हमारे पास इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल मोशन हमें दिया गया। अब हमें क्या करना है कि भाई यहाँ पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आपने इसको इसके अलोंग फेंका, राइट। ध्यान रखना ये जो वेलोसिटी है वो इस पाथ के लिए स्टार्टिंग पे टेंडेंशियल होगी। तो मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ, शायद मुझे टेंडेंशियल वेलोसिटी बनानी चाहिए, मतलब ऐसे करके ये बहुत पास में टेंजेंट की तरह बनेगी, बाद में आपकी हट जाएगी ऑब्वियसली। तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो इस पाथ के लिए टेंजेंट बनने वाली है। तो हमें क्या करना है कि इस मोशन को एनालाइज करना है कि भाई ये जो है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें भी हमें वही कमेंट करना है कि इसका कोऑर्डिनेट किसी टाइम पे क्या है, ये कितने समय के लिए हवा में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इसका मैक्सिमम हाइट कितना तक जाएगा, इसका रेंज कितना तक जाएगा, वो सब हमें निकालना है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई ये सबसे पहले कि मैक्सिमम हाइट ये कहाँ तक अचीव करेगा, तो ये एच मैक्स हमें निकालना है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहां से लेके यहां तक रेंज, तो मतलब इसको हम रेंज बोल देते हैं, तो ये रेंज कहां तक ऑक्यूपाई करेगा, तो ये हमें करना है आर, ये हो जाएगा। और ये हमें निकालना है और साथ के साथ टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना है, मतलब कितने समय तक वो फ्लाइट कर रहा है वो भी हमें निकालना है। अब तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हमारे पास कोई इक्वेशन तो है नहीं काइनेमेटिक स्टडी को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आपको बोला है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, यहां पर भी जिंदाबाद। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लेंगे। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेता हूं। तो पहला तो हमारे पास मान लीजिए एक जो एक्स डायरेक्शन का मोशन है वो कैसे बनेगा, इधर। तो हमारे पास जो है ये इधर की वेलोसिटी हो जाएगी यू कॉस थीटा, ठीक है। और इधर साइड में मैं ऐसे बोल देता हूं कि इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है, इस मोशन को अलग कर रहा हूं मैं, तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा हो जाएगी। तो यहाँ की वेलोसिटी यू साइन थीटा हो जाती है ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं। तो अब होता ये है कि जब मैंने इसको अलग कर दिया है तो भाई इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूं तो एक्सेलरेशन का जी नीचे की तरफ है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, वाई डायरेक्शन में जी है और एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन है नहीं। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं इस मोशन को एनालाइज करूंगा तो ये पूरा का पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी फॉलो करेगा, ऊपर तक जाएगा और फाइनली बाद में नीचे यहाँ पर आ जाएगा। और ये इसकी अगर बात करूं तो ये कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ चलता चला जाएगा, इस तरह से ऐसे होगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको जो भी है वो कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास सीन ऐसा बन जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स में अलग से सॉल्व करेंगे, वाई में अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखो, अब चाहो तो समझने के लिए कुछ भी कर सकते हो। देखो इसमें क्या है ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो चाहे आप यहां पर बना लो तो यहां पर भी आपकी इधर की स्पीड तो यू कॉस थीटा ही रहने वाली है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, उसके बराबर कर देते हैं, यू कॉस थीटा रहने वाली है। यहां पहुंचा दिया तो भी आपकी इधर की स्पीड कितनी रहने वाली है, यू कॉस थीटा रहने वाली है, ठीक है। इधर की स्पीड जो है वो कितनी रहने वाली है, इधर भी हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा रहने वाली है, राइट। और सेम लेवल पे मैं फिर बना देता हूँ, इधर हमारे पास फिर से कितनी रहने वाली है, यू कॉस थीटा रहने वाली है। इसका मतलब हमेशा आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी रहेगी, यू कॉस थीटा ही रहने वाली है। तो इधर भी आपकी कितनी होगी, यू कॉस थीटा होगी। एंड देन फाइनली जब ये यहाँ पर इधर आ जाएगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, उसकी स्पीड फिर से यहाँ पर यू कॉस थीटा ही रहने वाली है, ठीक है।
वाई डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो वाई डायरेक्शन में इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो यहाँ की वेलोसिटी को मैच करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इधर की बात करता हूँ तो यहाँ इस इंस्टेंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी मान लीजिए ऐसे, वही वेलोसिटी आपकी इधर भी दिखने वाली है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे वेलोसिटी दिखने वाली है। इसकी बात कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी अगर हल्की सी वेलोसिटी ऐसे दिखने वाली है तो यही वेलोसिटी यहाँ पर आएगी, क्योंकि वाई कंपोनेंट तो थ्योरम ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस तो पता ही है मोशन। अब तुम्हें ही पता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जितनी स्पीड यहाँ होगी उतनी यहाँ पर होगी, लेकिन नीचे की तरफ होगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे पास नीचे की तरफ भी हो जाएगा ऐसा। उसके बाद इसकी बात करेंगे तो हमारे पास इसका भी इधर नीचे की तरफ हो जाएगा ऐसा, और फिर बाद में यहाँ पर भी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये यू साइन थीटा हमारे पास इधर फाइनली आ जाएगा। फाइनली वाई में भी स्पीड उतनी हो जाएगी इसके जैसे। तो यहाँ की जो स्पीड होगी वो वहां पर ट्रांसलेट होकर दिखाई देगी। यहाँ पर हमें दिख रहा था कि भाई मोशन अंडर ग्रेविटी में लेफ्ट साइड और राइट साइड सिमेट्रिक होते हैं, इसमें भी ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सिमेट्रिक होगा, राइट। हॉरिजॉन्टल वाला सिर्फ इसको आगे की तरफ खिसका रहा है, मतलब बेसिकली आपका जो मोशन अंडर ग्रेविटी ऐसे करके ऐसे होता है ना, इसको हमने खींच दिया है, राइट। तो बेसिकली हमने इसको पकड़ के खींच दिया है और हमारे पास इस तरह का एक प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम होगा देखने में। जितना टाइम यहां से ऊपर तक जाने को मिलेगा इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, उतना ही नीचे गिरने का भी होगा टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन दोनों का सम होगा। रेंज निकालना हमारे पास और मतलब मैक्सिमम हाइट निकालना, ये हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव है। तो भाई देख लेते हैं। देखो भाई मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा, जितनी हाइट तक ये मैक्सिमम जाएगा उतनी हाइट तक इसका मैक्सिमम हाइट बनेगा, और उतने टाइम में जब ये यहाँ तक पहुंचेगा उसी में रेंज बनेगा, वही हमें निकालना है। तो भाई इसमें हम लोग कर लेते हैं। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड थी वो कितनी थी, u cos थीटा थी, और इस डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। y डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूं तो y डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल स्पीड कितनी है, u sin थीटा, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारे पास डाउनवर्ड है इस तरह से ऐसे इधर, राइट। तो अब ये हमें चीजें मिल चुकी हैं, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मेन इंटरेस्ट क्या क्या है देख लेते हैं। हमारा मेन इंटरेस्ट है सबसे पहला क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका मेन इंटरेस्ट है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या होता है, एच मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट, ये भी हमारे पास इंटरेस्ट है। और थर्ड हमारे पास होता है रेंज। तो रेंज भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तीन चीजें हैं वो हमें अच्छे से निकाल के करनी पड़ेगी। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। देखो भाई ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जिम्मेदार नहीं है। टाइम ऑफ, देखो क्या होता है ना, जब हम थ्योरम ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन यूज करते हैं तो हम रियल मोशन को और हटा के इन दोनों को एनालाइज करते हैं। मैंने हमेशा बोला है एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन सिर्फ टाइम के थ्रू ही बंधा हुआ है, और इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जो इन दोनों को बांधती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई एक रुका तो दूसरा भी रुकेगा और रियल पार्टिकल भी रुकेगा। तो भाई अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो ये तो कभी रुकने वाला ही नहीं है, क्योंकि ना इसमें कोई रिटार्डेशन है ना कुछ है, तो कांस्टेंट स्पीड से चलता चला जाएगा। लेकिन ये डेफिनेटली रुकेगा। तो जब ये रुकेगा वही सबके लिए क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपल, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ वाई डायरेक्शन के मोशन को एनालाइज करूंगा। तो भाई सिर्फ वाई डायरेक्शन के मोशन को अगर मैं एनालाइज करता हूं तो ऊपर की तरफ हमारे पास कितना जा रहा है, इधर जा रहा है कितना, u sin थीटा। तो u sin थीटा जा रहा है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर बाद में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ऐसे, और नीचे की तरफ हमारे पास g बना हुआ है ऐसे। तो अगर हमारे पास ये हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है भाई, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g था। मैंने बताया था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो वेयर u वाज द इनिशियल स्पीड। तो इस केस में अगर हमारे पास है तो इनिशियल स्पीड u sin थीटा, तो 2u sin थीटा बाय g, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। या यूं कहें कि हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ u/g हो जाएगा, मतलब जो भी आपकी y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है उसको आप उठा लो, वही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट दे देगी 2u/g। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड हमारे पास होता है एच मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करनी है। अब देखो मैक्सिमम हाइट भी मैंने आपको बताया है, मैक्सिमम हाइट भी इस वाई डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड करता है और एक्स डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपने देखा होगा इस केस में हमने मैक्सिमम हाइट कितना निकाला था, अगर याद होगा तो u²/2g निकाला था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मोशन अंडर ग्रेविटी में, u²/2g, वेयर u वाज द इनिशियल स्पीड। तो इसमें भी यही हो जाएगा। तो अगर मैं एच मैक्स की बात करूंगा तो इनिशियल स्पीड हमारे पास क्या है, u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, राइट। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन
2g कर सकते हैं, या फिर आप देख लो u sin थीटा आपका uy है, अगर तुम्हें सीधा का सीधा y कंपोनेंट दिया गया तो uy का स्क्वायर अपॉन 2g ऐसा कर लो, आपको सीधा सीधा ये सब आप याद कर सकते हो। तो बेसिकली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अगर थीटा पता है, नहीं पता है तो आप सीधा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूज कर लो अपॉन 2g कर सकते हो, जैसा यहाँ पर आपने किया है। इन सभी फॉर्मूलाज को याद रखना है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा बाय g या फिर 2uy बाय g, वेयर uy इज द वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। वैसे हमारे पास क्या होता है h max होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या फिर यूं कहेंगे uy स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसा हम कर सकते हैं। तो भाई h max भी हमने निकाल दिया है, इसको याद रखना है, ध्यान रखना, वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। अगर याद नहीं रखो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे मेंस पे या फिर जो भी है वो आपका इसी पे आएगा। ओके नाउ अब अगर मैं इसमें बताता हूं रेंज कितना आएगा, तो रेंज हमारे पास कितना हो जाता है आपका, सीधा हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं। तो रेंज विल बी इक्वल टू आर, और इसमें हमारे पास रेंज को कैसे निकालना होता है भाई, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, जितने टाइम के लिए ये हवा में उड़ रहा है उतना ही टाइम के लिए ये भी जाएगा। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड u ऑफ cos थीटा इनटू कितना, सॉरी रेंज निकालना है, तो रेंज हमारे पास r है, तो रेंज मतलब क्या होता है डिस्टेंस, कांस्टेंट स्पीड है, तो u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर लो, उतने समय के लिए ये भी चलने वाला है, राइट। तो कितना हो जाता है u cos थीटा इनटू हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा बाय g। तो अगर मैं इसको करता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g इनटू 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा cos थीटा। तो अगर मैं इसको करना चाहता हूं तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो बेसिकली हमारे पास रेंज हमने ऐसे निकाल दिया है, या फिर हम इसको एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या है ux है, तो ux है और ये हो जाता है 2uy बाय g। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है इसमें 2ux इंटू uy बाय g। अगर आपको x और y कंपोनेंट ऑलरेडी पता है वेलोसिटीज के, तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो आई होप आपको ये वाली चीजें समझ में आई होंगी, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, इजी है करना, फिजिबल। तो हमें इन चीजों को याद रखना है, रेंज को। अच्छा हम बात करते हैं टाइम ऑफ एसेंट की, तो देखो टाइम ऑफ एसेंट हमारे पास जो है वो हाफ ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, विच इज u sin थीटा बाय g, या यूं कहें कि uy बाय g, और ये भी हमारे पास uy बाय g होगा, तो टोटल मिला के हमारे पास 2uy बाय g हो ही जाता है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये जो तीन चीजें हैं इनका फॉर्मूला आपको बाय हार्ट रटा होना चाहिए, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चंस जो सिंपल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इनके ऊपर डायरेक्टली बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं ताकि क्लियर हो जाए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दो क्वेश्चन देते हैं, एक मान लीजिए, तो जैसे मैंने बोला कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी स्पीड मैंने दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड फाइंड नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ठीक है, नंबर 2 मैक्सिमम हाइट कितना होगा, एंड नंबर 3 रेंज कितना होगा। ये आपको बताना है, तीनों चीजें आपको निकाल के बतानी है। तो अगर मैं पहली वाली चीज के बारे में बात करता हूं, तो फर्स्ट हमारे पास क्या, देखो यहां पर सबसे अच्छी बात है हमें ux और uy देके रखा है। ux कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और uy हमारे पास कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना होता है, मैंने आपको बताया था ux और uy दिया हो तो सीधा सीधा लिख सकते हो 2uy बाय g, कितना हो जाता है 2 इंटू 3 अपॉन 10, कितना हो जाता है 0.6 सेकेंड्स। तो आप आराम से इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड हमारे पास होता है h max, तो h max हमारे पास कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू uy स्क्वायर अपॉन 2g। तो हमारे पास कितना हो जाता है uy हमारे पास है y डायरेक्शन में 3 दिया हुआ है, तो 3 स्क्वायर अपॉन 20, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 9 अपॉन 20। तो 9 अपॉन 20 मतलब आपका सीधा 0.45, यानी 0.45 मीटर तक ये राइज हमारा करने वाला है, राइट। थर्ड हमारे पास लास्ट में आता है क्या, रेंज की अगर हम बात कर देंगे तो रेंज हमारे पास कितना हो जाता है, रेंज इज 2ux uy अपॉन g। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हमारे पास है, ux हमारे पास कितना दिया 2, तो 2 इंटू 3 अपॉन
10, तो कितना हो जाता है 4 3 12, और यहाँ पर हमारे पास सिंपल कितना हो जाता है 1.2 मीटर्स। इस तरह से हम लोग सीधा का सीधा रेंज भी निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, अगर हमें इस पैटर्न में चीजें दी जाती हैं। आराम से कर सकते हैं, देख लो, इसको पॉज करके देख लो, समझ में आ रहा होगा। बहुत ज्यादा कोई हाई फाई चीज मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता, जैसे मैं बोलता नहीं यार मुझे वेक्टर फॉर्म में नहीं देना, मैं नॉर्मल ग्राफिकल फॉर्मेट में देना चाहता हूँ चीजों को, तो भाई कैसे करेंगे देख लो यहाँ पर। तो देख लो यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूं, मैंने बोला कि भाई इधर मैंने 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी और यहाँ पर 37 डिग्री दे दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन है। बताइए भाई क्या क्या होना पड़ेगा, तो आप बताइए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास एच मैक्स कितना होगा ये बता दो। उसके बाद हमारे पास थर्ड कि भाई रेंज कितना होगा, ये सब आपको बताना है। तो भाई अगर हम इसको ऐसा करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाता है, फर्स्ट दैट इज गोइंग टू बी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने फॉर्मूला दिया था कि अगर आपको यू और थीटा के फॉर्मेट में चीजें दी हुई हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय g। तो हमारे पास सीधा कितना हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। लिख लो यहाँ पर क्योंकि u और थीटा दिया हुआ है, तो u 2u sin थीटा बाय g कितना हो जाएगा 2, u हमारे पास कितना है 15, साइन ऑफ 37 अपॉन g यानी 10, तो कितना हो जाता है 33 हो जाएगा। साइन 37 इज 3 अपॉन 5 और ये हो जाता है 9/5, तो 9/5 सेकेंड्स हमारे पास हो जाएगा, या सिंपली कह सकते हैं 1.8, तो 1.8 सेकेंड्स हमारे पास सिंपली हो जाता है। सेकेंड अगर मैं बात करना चाहता हूं तो सेकेंड हमारे पास है कितना एच मैक्स। तो अगर मैं एच मैक्स की बात करूंगा तो एच मैक्स हमारे पास सीधा हो जाता है कितना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो भाई देख लीजिए यहाँ पर u कितना हो जाएगा, u इज 15 का स्क्वायर विच इज 225, सीधा लिख दिया, अपॉन 20 ये हमारे पास हो गया, इनटू साइन स्क्वायर थीटा विच इज 3/5 का स्क्वायर यानी 9/25। देख लो भाई 25 कितने जब 225 होता है, इट इज 5 राइट 4, यानी हमारे पास सीधा 9/4 मीटर्स का बन जाएगा। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो या फिर ऐसे छोड़ सकते हो, तुम्हारे ऊपर राइट। तो मैक्सिमम हाइट निकाल लिया हमने, मैक्सिमम हाइट निकाल दिया तो हम रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको हटा दो, ये मैं मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, है ना। चलिए ओके नाउ हमें रेंज निकालने को बोला गया है, तो रेंज निकाल लेते हैं भाई। रेंज कितना होगा, रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये बनने वाला है। तो u हमारे पास कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। अब प्रॉब्लम ये है ना कि 2 टाइम्स ऑफ 37 का हमें वैल्यू पता नहीं है, तो उसको खोलना ही पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 225 अपॉन 10 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना होता है 3/5 इंटू 4/5। तो 25 की अगर मैं बात करूंगा तो 25 5 जो हमारे पास हो जाता है, ये 2 हो जाता है और ये कितना हो जाता है 4 3 12, तो 12 मीटर हमारे पास ऐसा है, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, कोई इसमें हमें ज्यादा दिक्कत होती नहीं, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला बेस था, मैंने यहाँ पर कुछ नया एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, कैसे किया वो भी मैंने आपको दिखाया। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन के थ्रू मैंने आपको दिखाया कि कैसे निकाला जाता है, एंड देन हम लोग इस तरह से इसका सिंपल क्वेश्चन करते रहे। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं, जिसमें हमें क्या करना है कि भाई फॉर्मूला डायरेक्टली हम यूज नहीं करेंगे। डायरेक्टली यूज करने कोई बोल रहा है तो ठीक ही है, लेकिन मान लीजिए कुछ अलग टाइप की चीजें पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया कि आप बताओ किसी एक इंटरमीडिएट टाइम पे बोलो जैसे, लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन आना चाहिए, राइट, क्योंकि वो हमेशा फॉर्मूला बेस्ड चीजें नहीं पूछेंगे। जैसे मैंने क्या बोला कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें हमने क्या बोला कि फॉर टाइम कन्वीनियंस मैंने आपको इनिशियल स्पीड दे दी कितनी, आपको 3i कैप प्लस 4j कैप की स्पीड दे दी, राइट। अब क्या होगा कि पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये हमारे पास ऐसा हो जाता है। अब इसमें क्या बोल रखा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं निकालना चाहूं तो 2u/g यानी 8/10 0.8 सेकंड्स का होगा। तो मैं बोलता हूं कि भाई 0.3 सेकंड्स पे आपको बताना है कि वेलोसिटी वेक्टर एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड्स बताइए, राइट, ऐसे बताना है। अब देखो पॉइंट, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है कि 0.8 सेकंड है, तो आधे टाइम पे कहां होगा, टॉप पे होगा 0.4 सेकंड्स, यानी 0.3 सेकंड्स में यहां कहीं होगा,
राइट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर हमारे पास 3 है और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कितनी है, 4 है। तो हॉरिजॉन्टल में तो हमेशा 3 ही रहती है, लेकिन वर्टिकल में चेंज होती रहती है, तो हमें ये नहीं पता कि वर्टिकल में कितनी है। हमने अगर वर्टिकल में निकाल दिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो भाई हम बोल रहे हैं कि भाई हमें थोड़ा समझने की जरूरत है, सिर्फ हमें रट्टा मार के काम नहीं चलेगा। तो भाई हम वर्टिकल मोशन को एनालाइज करते हैं कि वर्टिकल में क्या हो रहा है। तो वर्टिकल में अगर वाई एक्सिस की अगर बात की जाए तो इनिशियल स्पीड क्या है, 4 माइनस 10 इंटू कितना टाइम 0.3 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा 1। यानी यहां पर हमारे पास जो वाई डायरेक्शन में स्पीड होगी वो 1 मीटर पर सेकंड की होगी। लेकिन हमेशा याद रखना है जो फाइनल स्पीड होती है वो हमेशा पाथ से टेंजेंशियल रहती है। ये मैंने आपको काइनेमेटिक्स में बताया था कि जब भी आप किसी का वाई एक्स कर्व बनाते हो उसको हम लोकस ग्राफ बोलते हैं। लोकस ग्राफ मतलब वो एक्चुअल पाथ बताता है, ट्रेजेक्टरी को बताता है। और जब एक्चुअल ट्रेजेक्टरी का ग्राफ बनता है तो हमेशा वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा उस पाथ से टेंजेंशियल रहती है। तो वही हमने बता दिया कि भाई हमारे पास क्या है कि ये जो वेलोसिटी है वो हमेशा इससे टेंजेंशियल रहेगी। तो अगर मुझे एंगल निकालने को बोला है कि भाई हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रही है वेलोसिटी, वो भी आप निकाल सकते हो। तो जो tan phi होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v/3 व्हिच इज गोइंग टू बी 1/3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा होगा। तो आप देख सकते हैं जो phi होगा दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो आराम से आप इसका निकाल सकते हो। तो भाई कुछ भी पूछा जा सकता है अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन को अच्छे से समझा है। अब एक्स और वाई की चीजों को अलग अलग से निकाल लेते हो तो आपको आगे कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जा सकता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके नाउ अब हम इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि जेई की जो फिजिक्स होती है वो ऐसा नहीं कि भाई फॉर्मूला दिया रखा हो जाएगा। मेंस में तो हो सकता है बट एडवांस में ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे देंगे जिसमें आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा और उस लॉजिक को अचीव करने के लिए जो इक्वेशंस आपको पता है या फिर जो आपको कंसेप्ट बताए गए हैं उनको आपको यूज करना होगा, राइट। तो जैसे मैं आपको कुछ और चीजें बताते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट्स पहले समझा देता हूं। जैसे हम बात करते हैं रेंज की, राइट। तो जैसे हमने बात, चलो रेंज के बारे में थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं। मैं रेंज की बात कर रहा हूं और हमें पता है ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो रेंज का हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, u² g इंटू साइन 2 थीटा। यानी जो हमारे पास रेंज है दैट रेंज इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ थीटा, राइट। थीटा बदल दोगे रेंज बदल जाता है। ओके नाउ अब क्या होता है कि हमें रेंज को मैक्सिमाइज करना है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेंज। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेंज अगर मुझे बात करनी है तो कितना होने वाला है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैं बाकी स्पीड्स और ये सब नहीं बदल रहा हूं, मैं बस एंगल को बदल रहा हूं। तो हमारे पास ये साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, यानी 90 डिग्री पे हो सकती है। तो यानी आर मैक्स की वैल्यू अगर मैं स्पीड नहीं बदलता हूं तो सिर्फ u² हो सकती है। और कितने एंगल पे होगी, जब आपका 2 थीटा π/2 बन गया होगा यानी 90 डिग्री बन गया होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू π/4। यानी बेसिकली जब आपका रेंज आपको मैक्सिमाइज करना है तो आपको हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाना पड़ेगा वो 45 डिग्री बनाना पड़ेगा। 45 डिग्री पे मैक्सिमाइज हो जाता है रेंज। ठीक है, चलो भाई इसको थोड़ा देख लेते हैं, विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। तो भाई जैसे मैंने क्या बोला कि इस तरह से मैंने एक प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया है यहां पर ऐसा, ठीक है, एक्स वाई। मैंने बोला हर इंस्टेंस पे मैं यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फायर कर रहा हूं। मैंने इस एंगल पे फायर किया, 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 इस एंगल पे फायर किया। जब मैंने फायर किया तो मैंने देखा कि भाई इससे हमारे पास रेंज ऐसा हो गया, इससे हमारे पास ऐसा हो गया, इससे हमारे पास ऐसा हो गया है, फिर हमारे पास ऐसा हो गया है, फिर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर कहीं भेजा होगा ऐसा हो गया होगा और यहाँ पर हमारे पास ऐसा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर भी हमने फेंका होगा तो मान लीजिए ऐसा हो गया होगा, ठीक है। ये तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम रेंज है ना, या स्पीड सेम रख रहा हूं, ठीक है, यू हमारे पास कांस्टेंट है वो नहीं बदल रहा हूं, मैं एंगल बदलता चला जा रहा हूं। तो आपको दिखेगा कि एक ऐसा पर्टिकुलर रेंज है जो मैक्सिमम है। ये जो मैक्सिमम रेंज है वही हमारे पास u² g है और वो जो हमारे पास जिस एंगल पे एग्जिस्ट करती है वही 45 डिग्री होता है। लेकिन ध्यान रखना जो मैंने ये आपको बताया ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, स्पेशली जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ही हमारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए। तो अगर आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कर रहे हो और आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो रेंज को तो आपको 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा एंड रेंज मैक्सिमम विल बी u² g।
अच्छा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्टाइल मोशंस बन रहे हैं, ठीक है, सारा पैराबोला बन रहा है, इनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा ना तो हमें एक और पैराबोला मिलता है। ये डॉटेड लाइन है ना, ये भी हमारे पास एक पैराबोला होता है, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं सेफ्टी पैराबोला, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, भाई सेफ्टी पैराबोला क्या होता है, विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। बट फॉर टाइम बीइंग आप सिर्फ समझ लीजिए कि पैराबोला इस तरह से काफी जो भी हम प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं वो सारे के सारे पैराबोला होते हैं, इनकी इक्वेशंस हम निकालना सीखेंगे और कैसे हमारे पास इक्वेशन बनती हैं। और अगर आप सेम स्पीड से फेंक रहे हो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे तो एक इंक्लोजर आता है जिससे आप, जो सभी के लिए टेंजेंट होगा, एक कर्व होता है जो सभी के लिए टेंजेंट होगा और सभी को एक बार टच कर रहा होगा, वो जो कर्व होता है वो हमारे पास पैराबोला होता है और उसका नाम होता है सेफ्टी पैराबोला। चलिए, तो अगर ये हमारे पास हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने बेसिक चीजें देख ली, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और बेसिक चीज देख लेते हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो भाई इसको भी देख लो। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है, किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। अब देखो भाई इसमें क्या करना है, तो भाई हमने क्या किया कि यहां पर इस तरह से इसको कर दिया है एक्स और वाई को, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि यहां पर ऐसा हमने कर दिया इसको। अब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देना है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोग देने का मतलब क्या होता है, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है कि आप एक्स और वाई में इक्वेशन बनाओगे, राइट। तो वो हम कैसे बनाएंगे भाई, आपको बता देता हूं मैं। देखो भाई यहाँ पर हमने इनिशियल स्पीड जो है ना वो कितनी स्पीड से फेंका होगा, यू से फेंका होगा, ये एंगल थीटा रहा होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हुआ होगा, यू कॉस थीटा रहा होगा, राइट। ऊपर की तरफ हमारे पास क्या रहा होगा, यू साइन थीटा रहा होगा, और ऑब्वियसली आपको पता है इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ तो जी लगता ही लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी टाइम टी पे निकालेंगे भाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पे पहुंचा, किसी भी टाइम पे मान लीजिए एक्स कॉमा वाई पे पहुंच गया होगा, तो अगर मैं यहाँ की बात करता हूं तो यहाँ पर ये जो गया होगा वो एक्स पे पहुंचा होगा, और अगर मैं यहाँ की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर ही कहां पहुंचा होगा, वाई पे पहुंचा होगा। तो किसी भी टाइम पे मैं एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेता हूं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर बाद में क्या करता हूं, इन टाइम को एलिमिनेट कर देंगे और एक्स और वाई का आपस में रिलेशन आ जाएगा। तो देख सकते हैं, तो अगर मैं x की बात करता हूं तो x इज हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, तो u cos थीटा इनटू टाइम, ये हमारे पास हो जाता है। और y की अगर मैं बात करता हूं तो y हमारे पास कितना हो जाएगा, u ऑफ साइन थीटा इनटू टाइम माइनस हाफ GT स्क्वायर, मान लीजिए ये बन गया। तो आपको पता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा रहे हैं, जी आपका नीचे की तरफ है तो हम लोगों को माइनस लगाना पड़ेगा, और इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, तो आराम से आपका इतना बन जाएगा। ओके, नाउ अब होता क्या है कि भाई इसमें हमें पता है कि भाई दिस इज x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें टाइम को एलिमिनेट करना है, तो x अपॉन u cos थीटा हमारे पास होता है, इस टाइम को यहाँ पर आप रख दीजिए। तो हमारे पास बेसिकली बनता क्या है, यहाँ पर y हमारे पास है दैट विल बी इक्वल टू u ऑफ साइन थीटा, और ये बेसिकली क्या बन जाता है, x अपॉन u cos थीटा, और माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। तो अगर मैं t की जगह यहां पर रख देता हूं x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो फाइनली मुझे जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू x ऑफ tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाता है हमारा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, पाथ की इक्वेशन हमारे पास, यानी ये किस फॉर्म में आप देख सकते हैं, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर के फॉर्मेट में है, और आपको पता है कि जब भी आपका, अच्छा ये शिफ्टेड पैराबोला है, जिन्होंने मैथ्स में अच्छे से पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ शिफ्टेड पैराबोला। तो ये ऐसा ही है कि भाई जब इसको आप प्लॉट करोगे तो भाई ये अगर आप x को 0 रखोगे, ये दो जगह 0 हो रहा है भाई, तो मतलब ये आपका इस तरह से पैराबोला बन रहा है। अगर आप, हम लोग यहाँ पर ओमिट कर देते हैं बिकॉज हमारा सिर्फ इतना ही बनता है, लेकिन अगर आप मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे तो ऐसा बनेगा।
राइट। तो हमारे पास शिफ्टेड पैराबोला है, ये ऑरिजिन पे नहीं है, ऑरिजिन पे होता तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर के फॉर्म में होता, तो थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, राइट। तो आप देख सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि x इक्वल टू 0 पे ये 0 हो रहा होगा, और एक और x की वैल्यू पे y को 0 रख दो, y को 0 अगर रखोगे तो a अपॉन b, a अपॉन b पे भी 0 हो रहा होगा। आप सीधा सीधा इससे रेंज निकाल सकते हो, ये रेंज होगी, इसके आधे पे यहाँ पर होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू a बाई 2b है, और इसी के करस्पॉन्डिंग आप पुट कर दोगे तो आपको मैक्सिमम हाइट भी मिल जाएगा h मैक्स। तो इस तरह से आप सीधा सीधा इन चीजों को आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी आपको दिक्कत होने वाली नहीं। तो ये हमारे पास होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो जैसे मान लो कुछ बेसिक क्वेश्चन देता हूं मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे, फिर बाद में थोड़े अच्छे क्वेश्चन दे देंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को आपको याद रखना है, बहुत काम आती है हमारे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसी से सॉल्व कर पाते हैं हम लोग, राइट। तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे रहा है भाई कि हमारे पास दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू x माइनस 5x स्क्वायर, राइट। ये हमें दे रखा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन ग्राउंड टू ग्राउंड केस, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई उसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहा होगा, ये आपसे पूछा गया है, ये सब बताइए उसके लिए। तो भाई कंपेयर कर लो, आप देखो भाई x tan थीटा है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो tan थीटा होता है, तो आपको सीधा पता चल गया tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो थीटा तुम्हारा सीधा कितना आ गया 45 डिग्री, कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है वो, तो 5 हमारे पास है, उसे कंपेयर कर लो कितना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो ये चीज होगी 2 अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये होगा। थीटा 45 है तो 5 इज इक्वल टू ये 10/2, सीधा 5 कर देता हूं, ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर ले जाके मैं सीधा अंडर रूट कर देता हूं, तो u cos थीटा सीधा कितना आ गया 1 आ गया। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास थीटा 45 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाता है u इंटू 1/√2, और अगर आप सॉल्व करोगे तो सीधा u की वैल्यू कितनी आ जाती है √2, तो √2 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हम आराम से √2 निकाल सकते हैं, विच इज 1.414 मीटर पर सेकेंड, आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो मैंने बस बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को बताने के लिए किया था, तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक चीजें आ गई होंगी कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हो, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हो, रेंज कैसे निकालते हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हो, और उनके बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा, मैं उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, और हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को के अलावा कुछ हाइट टू ग्राउंड वाले, या फिर ग्राउंड टू हाइट वाले, या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशंस भी करेंगे, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो भी करेंगे। फिर हम लोग इंक्लाइन के अलोंग प्रोजेक्टाइल मोशन को किस तरह से स्टडी किया जाता है, हमें वो भी करना होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो लेके आते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।